यह एक निर्जन द्वीप पर वेयरवुल्फ का वास्तविक जीवन संस्करण है। 10 जीवित लोग केवल 3 रातों में मारे जाते हैं और वेयरवुल्फ उनके बीच छिपा हुआ है। इसकी चमक इस तथ्य में निहित है कि यह खेल के दौरान ही मारा जाता है। आखिर एक मृत वेयरवुल्फ पर कौन शक करेगा? इसलिए आप अंत तक अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि वेयरवुल्फ कौन है। एकमात्र सुराग एक भारतीय नर्सरी कविता है। कहानी 8 अजनबियों से शुरू होती है जिन्हें मिस्टर और मिसेस ओवेन एक निर्जन द्वीप पर आमंत्रित करते हैं। नाविक उन्हें जल्दी में छोड़ देता है और चला जाता है। जब वे विला में प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि मिस्टर और मिसेस ओवेन वहां नहीं हैं। केवल बटलर और नौकरानी उनका स्वागत करते हैं और वे अपना सामान रखने के लिए अपने कमरों में वापस चले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक कमरे की दीवार पर एक नर्सरी कविता की तस्वीर टंगी है। नर्सरी कविता का नाम है 10 लिटिल सोल्जर्स और द्वीप का नाम है स्पिनर आइलैंड। इस समय द्वीप पर ठीक 10 लोग हैं। रात के खाने में मेज पर 10 छोटे सिपाही भी हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है? हालांकि यह थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन कोई इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उन्हें ज्यादा चिंता इस बात की है कि मिस्टर और मिसेस ओवेन उनके द्वारा आयोजित समारोह के बाद से क्यों नहीं आए। तभी कमरे में अचानक रिकॉर्ड प्लेयर बजने लगा और एक आदमी की आवाज आई जो वहां मौजूद सभी लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहा था। पुलिस अधिकारी, आपने एक बार एक संदिग्ध को पीट कर मार डालने के लिए निगरानी न्याय का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर, आपने एक बार नशे में सर्जरी की जिससे एक मरीज की मौत हो गई थी। भाड़े के सिपाही, आपने एक पूर्वी अफ्रीकी जनजाति के 21 लोगों की हत्या कर दी थी। नन, आपने एक बार अपनी दत्तक पुत्री को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। महिला शिक्षिका, आपने एक छात्र को डुबो दिया था। अमीर लड़के, आपने गाड़ी चलाकर 2 बच्चों को मार डाला था। जज, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से मार डाला था। जनरल, आपने अपने ही आदमियों को मार डाला था। और अंत में बटलर और नौकरानी, आप दोनों ने पैसों के लिए अपने पूर्व मालिक को मार डाला। यह सुनकर सब घबरा गए और नौकरानी भी डर के मारे बेहोश हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच कुछ छुपा रहा था। यह रिकॉर्डिंग निराधार नहीं थी, लेकिन यह कहाँ से आई? बटलर ने बताया कि वह भी नया था। उसने मालिक के कहने पर ही तय समय पर रिकॉर्ड बजाया था और उसे इसकी सामग्री के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उसने अपने पूर्व नियोक्ता की हत्या के आरोप का भी पुरजोर खंडन किया। हालांकि जैसे जैसे वह बोल रहा था, उसकी सच्ची यादें ताज़ा हो गईं। पता चला कि उसने संपत्ति हड़पने के लिए अपने पूर्व नियोक्ता की हत्या की थी। जो महिला बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, वह पास खड़ी होकर देख रही थी कि बाकी सब बेचैनी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तुम इनकार करो, मैं इनकार करता हूँ, वे सब बहस करने लगे। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के दौरान जटिलताएं अपरिहार्य थीं और जज ने कहा कि हालांकि सबूत अपर्याप्त थे, फिर भी उस व्यक्ति ने वास्तव में एक गंभीर अपराध किया था। महिला शिक्षिका ने कहा कि बच्चा दुर्घटनावश डूब गया था और उसे बचाने की कोशिश में वह लगभग अपनी जान गंवा बैठी थी। लेकिन जब भाड़े के सिपाही की बारी आई तो उसने आसानी से 21 लोगों की हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने सबके पाखंड का मजाक भी उड़ाया। इस तरह से सामना होने के बाद अमीर लड़के ने बेधड़क स्वीकार किया, मैंने 2 बच्चों को कुचल दिया था। उन्हें रात में कुचलने के लिए किसने कहा था? उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया और शिकायत भी की कि उसका लाइसेंस रद्द हो गया। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका अचानक गला घुट गया, उसकी सांस रुक गई और खून की उल्टियां करते हुए उसकी तुरंत मौत हो गई। इस अचानक हुई त्रासदी से सभी स्तब्ध रह गए। वे सभी अपने कमरों में लौट आए, दरवाजे बंद कर लिए और उम्मीद करने लगे कि अगली सुबह जहाज वहां पहुंच जाएगा ताकि वे द्वीप से भाग सकें। हालांकि अगली सुबह नौकरानी की भी बिना किसी कारण के मौत हो गई। इसी समय शिक्षिका ने देखा कि खाने की मेज पर रखी 2 गुड़ियां गायब थीं। उसे अचानक नर्सरी कविता याद आ गई। 10 छोटे सिपाही नाश्ते के लिए बाहर गए थे। बदकिस्मती से सभी 10 का गला घुट गया। सिर्फ 9 बचे। 9 सिपाही आधी रात तक मोमबत्तियों से रोशन रहे और जब सुबह उन्हें जगाया गया तो सिर्फ 8 ही बचे। यह 2 लोगों की मौत के तरीके से मेल खाता था। स्पष्ट रूप से हत्यारे ने कविता के क्रम के अनुसार लोगों को मारा था और उनके शरीर के शेष अंग शेष बाकी लोगों से मेल खाते थे। सभी भयभीत थे। जीवित रहने के लिए उन्हें हत्यारे का पता लगाना था। ज्ञात सुरागों के आधार पर नौकरानी ने सोने से पहले डॉक्टर द्वारा दी गई शामक दवा ही ली थी और दूसरी पीढ़ी के धनी व्यक्ति के मुंह में साइनाइड के अवशेष पाए गए। इसलिए डॉक्टर, जिसके मुंह से हमेशा दवा की गंध आती थी, मुख्य संदिग्ध था।
पूछताछ का सामना करते ही डॉक्टर आग बबूला हो गया और उसने तुरंत जज पर दवा रखने का आरोप लगा दिया। चूंकि मामला ऐसा ही था तो चलिए मामले की तह तक जाते हैं। दोनों व्यक्तियों की दवाओं की जांच से कुछ नहीं मिला और जिस जहाज को डॉक पर आना था वह अभी भी कहीं नहीं मिला। सुनसान द्वीप पर मौत का साया मंडरा रहा था। अगला मरने वाला कौन होगा? कौवों का मंडराता हुआ झुंड हमेशा बुरी खबर का पूर्वाभास देता था। दूर कौवों के भयानक झुंड को देखकर बुढ़िया को बुरा लग रहा था। वह जांच करने गई और जो उसने देखा उससे एकदम से डर गई। जनरल, जो कुछ पल पहले बिल्कुल शांत बैठा था, अब एक लाश बन चुका था। इस वीरान द्वीप पर मरने वाला यह तीसरा व्यक्ति था। वेयरवुल्फ खेल में वेयरवुल्फ ने एक और राउंड जीत लिया। शिक्षिका ने जल्दी से जांच की और जाहिर है एक और छोटी कठपुतली गायब थी। उसने नर्सरी कविता बुदबुदाई। अगले राउंड में 8 छोटे सैनिक डेवॉन जाएंगे, ड्यूरियन, लेकिन वहां से मत जाना, 8 मिलकर 7 हो जाते हैं, यानी जो भटक जाएगा वह मारा जाएगा। पता चला कि कुछ ही पल पहले जब सभी यह तय करने के लिए खेल की समीक्षा कर रहे थे कि पहले 2 लोगों को किसने मारा था, जनरल विला से अकेला निकल गया था और चट्टान के किनारे पर बैठकर अतीत को याद कर रहा था। हाँ, उसने सचमुच किसी को मार डाला था। उसे अपने लेफ्टिनेंट की जेब में अपनी पत्नी का जनरल फू को लिखा एक पत्र मिला था। पत्र पर लिखे अस्पष्ट शब्दों ने जनरल के क्रोध को तुरंत भड़का दिया। उसने लेफ्टिनेंट को गोली मार दी और उसकी पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई और उसे इस घटना का हमेशा पछतावा रहा। इस समय जनरल खुद को यह कहने से नहीं रोक पाए कि शायद हालात बेहतर होते अगर उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार किया होता और उन्हें अपनी मर्जी करने दी होती। जनरल की मृत्यु के बाद सभी ने घटनाओं पर फिर से विचार किया और सबसे संदिग्ध व्यक्ति बटलर था, क्योंकि सभी लोग सामूहिक रूप से कार्य कर रहे थे जबकि बटलर हमेशा नजरों से ओझल रहता था। इसलिए बटलर से बचने के लिए सभी जल्दी अपने कमरों में वापस गए और दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि अगली सुबह मरने वाला व्यक्ति बटलर था। नर्सरी कविता की अगली पंक्ति लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने वाले 7 छोटे सैनिकों ने गलती से उनके सिर काट डाले, केवल 6 बचे। बटलर को संदर्भित करती है जिसकी कुल्हाड़ी से मौत हो गई थी। जैसे जैसे नर्सरी कविता के शब्द एक एक करके सच होते गए, बूढ़ी नन डर गई क्योंकि उसने भी मौतें की थी। नन में नैतिक शुद्धता की गहरी भावना थी, लेकिन उसकी दत्तक पुत्री विवाहितर संबंध से गर्भवती हो गई थी। इसलिए उसने न केवल अपनी दत्तक पुत्री को घर से निकाल दिया बल्कि उसके भागने के सभी रास्ते भी बंद कर दिए। अंत में गोद ली हुई बेटी ने जहां कोई सहारा न था, रेल की पटरियों पर लेटकर आत्महत्या कर ली। नर्सरी कविता की अगली पंक्ति में 6 छोटे सैनिक एक ततैया के छत्ते को हिला दिया और मधुमक्खियां झुंड में छिपने के लिए भाग गईं। केवल माँ बची और ऐसा लगता था कि अगला व्यक्ति मधुमक्खियों से मरेगा। क्या मृतक दुष्ट महिला हो सकती है? निश्चित रूप से। जब कक्षा की लड़की कैफेटेरिया के पास से गुजरी और उसने देखा कि एक और गुड़िया गायब है तो उसने जल्दी से सभी को इकट्ठा किया और पता लगाया कि मृतक वास्तव में दुष्ट महिला थी। उसके गर्दन में एक सुई चुभोई हुई थी जिस पर बी हनी सील लिखा था। इस समय तक आधे लोग मर चुके थे, लेकिन हत्यारा अभी तक नहीं मिला था। फिर भाड़े का सिपाही अपने कमरे में लौटा और पाया कि उसकी पिस्तौल गायब थी, हालांकि उसने दरवाजा साफ साफ बंद कर दिया था। मास्टर चाबी रखने वाला एकमात्र बटलर भी मर चुका था। चाबी किसके पास थी? उन्होंने एक एक करके जांच करने का फैसला किया, लेकिन अंततः कुछ नहीं मिला। वेड़िए को फिर से हमला करने से रोकने के लिए उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। हालांकि जज बाकी लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था और अकेले अपने कमरे में लौट आया। उसके असामान्य व्यवहार ने तुरंत सभी को शक के घेरे में डाल दिया, लेकिन रिवाज के मुताबिक जो सबसे ज्यादा शक करता था उसे पहले मार दिया जाता है। तभी अचानक एक गोली चली और जज की तुरंत मौत हो गई। यह नर्सरी कविता की अगली पंक्ति से मेल खाता है। 5 छोटे सिपाही खून बहाते हैं, कानूनी पचड़ों में उलझे रहते हैं, मौत तक सिर्फ 4 ही बचते हैं। इस समय बाकी 4 डर से पूरी तरह घिर जाते हैं। यह जानते हुए कि वे मौत से नहीं बच सकते, वे एक आखिरी मौज मनाने का फैसला करते हैं। वे और भी ज्यादा उन्मत्त हो जाते हैं। तभी अचानक एक डॉक्टर को भाड़े के सिपाही और शिक्षिका के बीच एक संदिग्ध रिश्ते का पता चलता है। उसे शक है कि ये दोनों ओवेन है जो कभी नहीं आए, क्योंकि उन्हें पत्र द्वारा आमंत्रित किया गया था और उन्होंने ओवेन्स को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। यह पता चलने के बाद डॉक्टर चुपचाप वहां से निकल जाती है और पूरी रात वापस नहीं आती।
इसी बीच मेज से एक और गुड़िया गायब है। 4 छोटे सिपाही समुद्र तट पर जाते हैं। एक नीली मछली उन्हें निगल जाती है और सिर्फ 3 ही बचते हैं। क्या डॉक्टर मर गया है? पुलिस तुरंत भाड़े के सिपाही और शिक्षिका को उसकी तलाश करने को कहती है, लेकिन उन्हें न तो जिंदा मिलता है और न ही मरा हुआ। जब वे समूह वापस लौटता है तो भाड़े के सिपाही को पता चलता है कि उसकी पिस्तौल वापस आ गई है और बाकी तीनों घटना को दोहराते हैं। नर्सरी कविता के अनुसार केवल किंग्यून को निगलने से ही कोई बिना किसी निशान के गायब हो सकता है, इसलिए हत्यारा यिशेंग ही होना चाहिए। उसका गायब होना लोगों को यह विश्वास दिलाने का एक तरीका है कि वह भी मारा गया है। इस तरह वह अपने निशान छिपा रहा है और अपने अपराध जारी रख रहा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? वेयरवुल्फ का उच्चतम स्तर क्या है? वह तब होता है जब वेयरवुल्फ खुद मारा जाता है, जिससे वह अपने ऊपर से संदेह हटा लेता है। अब तक 6 लोग मारे जा चुके हैं और बाकी तीनों का दृढ़ विश्वास है कि वेयरवुल्फ ही लापता यिशेंग है। हत्याएं जारी रहेंगी। तीनों निष्क्रिय होकर इंतजार करने के बजाय समुद्र तट पर जाकर गुजरते जहाजों के लिए आग जलाने का फैसला करते हैं। हालांकि जब भाड़े का सिपाही और शिक्षिका समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस उनका पीछा नहीं कर रही है। वे विला में जांच करने के लिए वापस लौटे तो पुलिस वाले को मरा हुआ पाया। उसकी लाश को देखते हुए शिक्षिका नर्सरी कविता की पंक्ति दोहराती है। 3 छोटे सिपाही चिड़ियाघर में खेल रहे थे। एक भालू ने उन्हें थप्पड़ मारा और सिर्फ 2 ही बचे। हालांकि पुलिस वाले की मौत अन्यायपूर्ण नहीं थी, क्योंकि उसने भी लोगों को मारा था। वो एक संदिग्ध समलैंगिक व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे पीट कर मार डाला। इस समय दोनों को और भी यकीन हो गया कि हत्यारा यिशेंग विला में छिपा है और वे जल्दी से भाग निकले। समुद्र तट पर पहुंचने पर उन्होंने दूर एक व्यक्ति को पड़ा देखा। पास जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो डॉक्टर की लाश थी। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर भी हत्यारा नहीं था। अब केवल 2 भेड़िए बचे थे। उनमें से एक भेड़िया ही होगा। शिक्षिका, जो तेज तर्रार और फुर्तीली थी, ने फुर्ती से भाड़े के सिपाही की बंदूक छीन ली। वो जानती थी कि वो भेड़िया नहीं है, भाड़े का सिपाही ही होगा। इसलिए उसने सीधे 2 भाड़े के सिपाही को गोली मार दी और मार डाला। फिर उसने सिर्फ कपड़े पहने हुए 2 आदमियों की जान ले ली। क्या वो आखिरकार सुरक्षित थी? नहीं, अजीबोगरीब मौतों का ये सिलसिला उसे पहले ही तोड़ चुका था। हर पल वो डूबे हुए लड़के को देख सकती थी। एक दर्दनाक अतीत। वो कभी लड़के की शिक्षिका थी, बाद में उसे लड़के के चाचा से प्यार हो गया, लेकिन गरीब होने के कारण उन्होंने कभी शादी नहीं की। संयोग से उसे लड़के की माँ से पता चला कि उनके परिवार के पास विरासत थी, लेकिन चूंकि लड़का पहला वारिस था, इसलिए दूसरे नंबर के चाचा को कुछ नहीं मिलता था। ये सुनकर शिक्षिका ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने लड़के को गहरे पानी में तैरने के लिए उकसाया, जिससे वो डूब गया। हालांकि वो कानूनी सजा से बच गया, लेकिन उसकी प्रेमिका ने एक नजर में उसके झूठ को भांप लिया और अंततः सब कुछ गवा दिया। स्तब्ध होकर उसने देखा कि लड़का उसे हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जा रहा है। छत से एक रस्सी लटकी हुई थी, जिसके नीचे एक कुर्सी थी। उसे नर्सरी कविता की आखिरी पंक्ति याद आ गई। एक छोटा सिपाही बिल्कुल अकेला एक धागे से लटका हुआ है। सब कुछ खो गया है, उसका कोई नहीं बचा है। उसे अपना अंत नजर आ रहा था, इसलिए उसने स्वेच्छा से रस्सी के ऊपर अपना सिर रख दिया, मुक्ति की तलाश में। तभी दरवाजे का हैंडल अचानक घूमा और सोचो कौन अंदर आया। कौन था जिसके पास 10 फरार हत्यारों को ढूंढने, ओवेंस का रूप धारण करने, उन्हें घटनास्थल पर फुसलाने और फिर उन्हें मार डालने की क्षमता थी? हाँ, भेड़िया जज था, लेकिन क्या वो मरा नहीं था? पता चला कि उसने डॉक्टर से सांठगांठ कर ली थी, गोली लगने का नाटक किया था, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिससे सभी मूर्ख बन गए। और कल रात डॉक्टर जज से औपचारिक रूप से मिलने गया। अप्रत्याशित रूप से जज ने उसे जाने नहीं दिया। न्याय की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने और अब कैंसर से पीड़ित होने और अंतिम समय में उसने मृतक के लिए न्याय पाने का ये तरीका चुना। बोलने के बाद वो आगे बढ़ा और महिला शिक्षिका के पैरों से स्टूल हटा दिया। इस खेल को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जज खाने की मेज पर गया और 2 ग्लास रेड वाइन डाली, एक अपने लिए और एक अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए। उसने पहले बंदूक से उंगलियों के निशान मिटाए, फिर खुद पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। पिस्तौल उसके सामने खड़े व्यक्ति के पास आ गिरी और एक अनसुलझी हत्या का मामला शुरू हो गया।